हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और टारगेट जूनियर सीरीज़ जो चल रही है आप लोगों की, उसी के क्वेश्चन सीरीज़ 10 जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं टारगेट जूनियर सीरीज़ 10। और ये रहा हमारा एड LT ग्रेड का, UP LT ग्रेड का पेड बैच, अगर किसी को लेना हो, डेमो ज्वाइन करना हो। और चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएट एज वेल एज अ पेंटर। इनमें से कौन से पोएट भी हैं और इसके अलावा वो पेंटर भी हैं। तो देखिए वो है D.G. रोजेटी। D.G. रोजेटी जो माने जाते हैं जिन्होंने स्टार्ट करा प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, प्री रेफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर हैं। और इन्हीं को फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री का टाइटल दिया था रॉबर्ट बुकॉनन ने। तो D.G. रोजेटी, क्योंकि ये जो प्री रेफेलाइट मूवमेंट था ये भी पेंटिंग से ही आया था, क्योंकि रैफेल और माइकल एंजेलो से पहले जो पेंटिंग्स बनती थी उन्हीं को उन्होंने आधार बना के किया था। तो D.G. रोजेटी वॉज अ पोएट एज वेल एज पेंटर। इनकी बहुत ही फेमस पोएम है द ब्लेस्ड डेमोजेल। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन विच प्ले ऑफ G.B. शॉ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। G.B. शॉ द प्रपाउंडर ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के प्रपाउंडर हैं। और ये G.B. शॉ जो हैं इनके प्ले में, कौन से प्ले में चॉकलेट क्रीम सोल्जर है, तो G.B. शॉ के आर्म्स एंड द मैन में। ये आर्म्स एंड द मैन जो प्ले है इट्स अ सटायर ऑन लव एज वेल एज वॉर। ये लव पे और वॉर पर सटायर है। और इसमें जो ब्लंशली नाम का कैरेक्टर दिखाया है वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है। हु स्टार्टेड द एपिस्टलरी नॉवल। एपिस्टलरी नॉवल का मतलब होता है नॉवल इन अ फॉर्म ऑफ लेटर। देखिए क्या लिख रही हूँ, नॉवल इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर, उसे कहा जाता है एपिस्टलरी नॉवल। और एपिस्टलरी नॉवल की शुरुआत करी थी रिचर्डसन ने, सैमुअल रिचर्डसन ने शुरुआत करी थी। और यहाँ पर ये एपिस्टलरी नॉवेल्स मतलब लेटर्स के फॉर्म में ये लिखे जाते थे। ड्राइडेंस एस्ट्रिया रिडक्स, एस्ट्रिया रिडक्स जो है ये क्या सेलिब्रेट करती है। ड्राइडन जो कि पहले पोएट लॉरिएट थे, 1660 में जब मोनार्की रिस्टोर हुई थी, यानी कि चार्ल्स II गद्दी पर आए थे, तो उनके आने को सेलिब्रेट करा था एस्ट्रिया रिडक्स से ड्राइडन ने, द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स II। And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. Arnold has written the above lines in which poem? आर्नल्ड ने पोएम लिखी है डवर बीच। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। आर्नल्ड ने पोएम लिखी है डवर बीच। डवर बीच को कहा जाता है, इसी पोएम को कहा जाता है विक्टोरियन वेस्टलैंड कहा जाता है इसे। जैसे वेस्टलैंड जो पोएम है, दिस पोएम विक्टोरिया, ये जो वेस्टलैंड जो पोएम है T.S. इलियट का डिसइल्यूजनमेंट दिखाती है वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर 1 का। जब भाई 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर हुआ, 1922 में ये जो भाई वेस्टलैंड जो है वो आई। तो ये डिसइल्यूजनमेंट, डिसएंचेंटमेंट दिखाती है किसका, वर्ल्ड वॉर का। इसी तरीके से ये तो उससे पहले आई है। विक्टोरियन वेस्टलैंड इसे कहती है क्योंकि इसमें आर्नल्ड ने दिखाया है विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट पे लोगों का फेथ जो है वो रिलीजन पे से कम हो रहा है, और कैसे लोगों का विश्वास कम हो रहा है, कैसे लोग जो हैं बिल्कुल ऐसे ही कंपेयर किया गया है कि जैसे आर्मीज़ आपस में ही क्लैश कर रही हैं। तो इसका आंसर है डवर बीच। Old
old age hath yet his honor and his toil, death closes all, name the poem written by Tennyson. टेनिसन की पोएम जिसे एक्शन पोएम भी कहा जाता है यूलिसिस, जो कि ट्रोजन वॉर के होने के ख़त्म होने के 10 साल बाद लौट कर जो है वो अपने किंगडम इथाका में लौट कर आता है, एंड ही फाइंड्स आउट कि दैट ही हैज़ नथिंग टू डू ओवर देयर, क्योंकि उसके बेटे टेलीमैकस ने सब कुछ संभाल लिया है। तो वो कहता है कि भाई अब कोई बूढ़ा ओल्ड एज आने से एडवेंचर की लाइफ हम ख़त्म नहीं हो जाती है। तो ये जो है यूलिसिस में वो अपने फ्रेंड्स को, साथियों को कह रहा है कि ओल्ड एज की भी अपनी विक्ट्रीज, अपनी ग्लोरीज होती हैं, और एक बार मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैथ्यू आर्नल्ड एडवोकेटेड द टचस्टोन मेथड इन क्रिटिसिज्म। टचस्टोन मेथड है, मैथ्यू आर्नल्ड ने ये टचस्टोन मेथड दिया है। उसमें उन्होंने कुछ पोएट्स के वर्क्स को एक आधार माना है, और जो भी पोएम्स या पीस ऑफ लिटरेचर उस पर खरे उतरते हैं उन्हें ही अच्छी पोइट्री या प्रोज के जॉनरा में रखा गया है। तो इसे कहता है टचस्टोन मेथड, एंड दैट टचस्टोन मेथड वाज गिवन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। Who is the writer of Euphues? Who is the writer of Euphues? Euphues जो कि फर्स्ट जिसमें कहे जाते हैं सीड्स ऑफ नॉवल पाए जाते हैं, सीड्स ऑफ नॉवल हैं जिसमें, हालांकि नॉवल तो 18th सेंचुरी में शुरू हुए, ये है लिली का। Who is the writer of Euphues? That is Lily. To judge poets is only the faculty of poets and not of all poets. कि poets को judge करना is only the faculty of poets, not of all poets, but the best को judge करना। ये view किसका है? ये view है बेन जॉनसन का। The contemporary of Shakespeare, बेन जॉनसन के ये views हैं। Things fall apart, the center cannot hold, may anarchy is loosed upon the world। ये lines हैं modern poet, मॉडर्न पोएट द केल्टिक, जो आयरिश केल्टिक रिवाइवल लेकर आए थे, W.B. ईट्स के द्वारा लिखी गई पोएम द सेकंड कमिंग की लाइन्स हैं ये। अ पॉज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा इन पोइट्री इज। देखिए, जब पेट्रियार्कन सोनेट या कोई सा भी सोनेट होता है तो 1 से 8 लाइन के बाद कॉमा आता है, उस कॉमा उसके बाद जो 9 से लेकर 14 तक में चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये जो पॉज होता है, इस पॉज को कहा जाता है सिज्यूरा। इस पॉज को कहते हैं सिज्यूरा, CAESURA, दैट इज नोन एज सिज्यूरा। और उसके बाद जो चेंज ऑफ थॉट होता है दैट इज नोन एज वोल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली अक्लेम्ड नॉवेल्स वॉज रिटन बाय राजा राव। यहाँ से अब आपके जो है इंडियन राइटर स्टार्ट हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली अक्लेम्ड नॉवेल्स वॉज रिटन बाय राजा राव। इनमें से कौन सा नॉवल हाईली अक्लेम्ड नॉवल है जो राजा राव के द्वारा लिखा गया है? दैट इज द कैट एंड शेक्सपियर। ये एक एनिग्मेटिक फॉर्म में लिखा हुआ नॉवल है, कैट एंड शेक्सपियर। The Captive Lady brought out in 1849 was authored by, ये बंगाली राइटर माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखी गई पोएम है द कैप्टिव लेडी। ये किंग ऑफ कन्नौज और सुल्तान ऑफ दिल्ली के ऊपर बेस्ड कहानी है, और उसमें जब वो महमूद गजनी के आक्रमण इन्वेजन से पहले जब उन्होंने एक फीस्ट रखा था, फीस्ट ऑफ विक्ट्री, और उस पर उन्होंने सभी को बुलाया था किंग ऑफ कन्नौज ने, क्योंकि वो जो है सभी को बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को बहुत पावरफुल मानते थे, और जो लोग उसमें आते तो ये उनकी पावर को एक्सेप्टेंस देते। किंग ऑफ दिल्ली ने आने से मना कर दिया, जिस बात से वो बहुत नाराज़ हुए। तो किंग ऑफ दिल्ली की उन्होंने प्रतिमा को बिठाया था। लास्ट डे ऑफ फीस्ट में किंग ऑफ दिल्ली भाट के रूप में वहाँ पर आए थे, और वो उस प्रतिमा को लेकर भी आए थे, मतलब उनके हाथ में थी। कभी किंग ऑफ दिल्ली ने किंग ऑफ कन्नौज के उनकी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और उसको एक अलग कैसल में रख दिया था बेटी को उसको से बचाने के लिए, और उसे ही कैप्टिव लेडी कहा गया है। अब किंग ऑफ दिल्ली उसे लेकर चले जाते हैं, दे गॉट मैरिड, और जब महमूद गजनी का आक्रमण होता है, महमूद ऑफ गजनी का, तो वो जब किंग ऑफ उसको दिल्ली पर अटैक करता है तो कन्नौज का राजा उसका हेल्प करने से मना कर देता है, और
अपने ही सन इन लॉ की हेल्प नहीं करता और बाद में वो उसको भी मार देता है, यानी कि गजनी। तो ये जो कहानी है, हिस्टोरिकल जो कहानी है, उस पर बेस्ड, उस पे कैप्टिव लेडी के ऊपर ये पोएम लिखी है माइकल मधुसूदन दत्त ने, द कैप्टिव लेडी। माई स्टोरी इज़ एन एक्साइटिंग ऑटोबायोग्राफी बाय, माई स्टोरी या जिसे कहते हैं अंत्य कथा, ये लिखी गई है कमला दास के द्वारा। कमला दास जिन्हें भारत की सिल्विया प्लाथ कहा जाता है, कन्फेशनल पोएट हैं ये कमला दास। I regard myself essentially as an Indian poet writing in English who said this in reply to John B. Beston's question. ये कहा था निसम एज़किल ने, जो कि एक बेन इज़राइलिट थे, और उन्होंने ये कही है कि वो बेन इज़राइल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, और उन्होंने ये कहा है कि आई एम एन इंडियन। और ये बेसिकली उनका जो था नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन के रिस्पॉन्स में उन्होंने ये चीज़ कही थी। नाथन एंड रुक्मणी आर टू फेमस कैरेक्टर्स इन, नाथन एंड रुक्मणी जो ये दो फेमस कैरेक्टर्स हैं, ये कमला मार्कंडे के नावल नेक्टर इन अ सीव, ये एक श्रमिक कपल की कहानी है। नेक्टर इन अ सीव की में से लिए के कैरेक्टर्स हैं नाथन एंड रुक्मणी। बाय बाय ब्लैकबर्ड इज़ अ नॉवल ऑफ, बाय बाय ब्लैकबर्ड जो कि अनीता देसाई का नावल है, थीम ऑफ एलिनेशन दिखाता है। ये नावल है अनीता देसाई का। बियांका, published in 1878, marked a turning point in Indian English fiction, was written by, ये लिखा गया है तोरू दत्त के द्वारा, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट, जो पहली कुछ इंडियन इंग्लिश राइटर्स में से एक हैं तोरू दत्त। इनकी पोएम्स, जो तोरू दत्त की ये वर्क है बियांका। Storm in Chandigarh, a novel in which depicts the post-colonial attitude is written by, Storm in Chandigarh लिखा गया है post-colonial एटीट्यूड को दिखाते हुए, उसे किसके द्वारा लिखा गया है? नयनतारा सहगल। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि एक लिटरेचर, जब अंग्रेज़ हमारे देश से चले गए और उसके बाद हमारे देश के, भाई एक बात है, कोई हमारे घर पर आकर कब्जा कर ले और बहुत समय तक रहे, तो जैसे भी है हम उसके हिसाब से भी हमें उस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है। जब वो चले जाते हैं सडनली चीज़ें जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, ये उस चेंज को, उस पैराडाइम शिफ्ट को जो है वो दिखाता है। तो पोस्ट कॉलोनियल एटीट्यूड को स्टॉर्म इन चंडीगढ़ में दिखाया है नयनतारा सहगल ने। Who won the Booker Prize for Literature in 1997? 1997 में बुकर प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला है अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय को मिला है उनके द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो कि अनटचेबल वेलुथा की कहानी है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन अनटचेबिलिटी, जो अरुंधति रॉय का नावल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बेबी कोचम्मा इज़ अ फेमस लेडी कैरेक्टर इन, बेबी कोचम्मा जो कैरेक्टर हैं वो अरुंधति रॉय के द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में से हैं। ये राइस क्रिश्चियंस की, केरलाइट्स की कहानी है। हु वन द बुकर ऑफ बुकर्स अवार्ड इन 1993? बुकर ऑफ बुकर्स अवार्ड मिला है सलमान रश्दी को अपने नावल मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, जो उन्होंने 1947 रात के 12 बजे जन्मे हुए बच्चों के ऊपर जो कहानी लिखी है, दैट इज सलमान रश्दीज मिडनाइट चिल्ड्रन। शी इज़ एन एक्सपेट्रिएट इंडियन राइटर लिविंग इन कैनेडा, आइडेंटिफाई हर, जो एक एक्सपेट्रिएट राइटर है जो कि कनाडा में, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो कौन है? दैट इज़ भारती मुखर्जी। भारती मुखर्जी। राजा राव द काउ ऑफ द बैरिकेड्स इज, राजा राव की द काउ ऑफ द बैरिकेड्स क्या है? अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। द स्टोरी ऑफ राजा राव कंठपुरा इज नरेटेड बाय, कंठपुरा जो कि पुराणों से ली गई है, कंठपुरा की कहानी को नरेट करती हैं एक टिपिकल इंडियन ग्रैंड मदर। गांधीयन फिलॉसफी पर आधारित है। अ टिपिकल इंडियन ग्रैंड मदर जो है, ये ग्रैंड मदर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। आजकल हमारे टाइपिस्ट की नज़र ज़रा ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, यानी कि मेरे हस्बैंड की,
नज़र कुछ कमज़ोर हो गई है उनकी, तो इसलिए स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं। हंगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पोएम्स ऑफ जयंत महापात्रा। हंगर जो पोएम है वो किसकी पोएम है? जयंत महापात्रा की पोएम है। ये इंडियन राइटर्स आप लोगों ने मुझसे कहा था, तो इंडियन राइटर्स भी मैंने लिए हैं इसमें। माधवी कुट्टी इज़ द मेडन नेम ऑफ, माधवी कुट्टी मेडन नेम है कमला दास का। बाद में कमला दास ने अपना नाम, उन्होंने अपनी धर्म चेंज कर लिया था, तो कमला सुरैया हो गई थी वो। Who among the following poets is a Jew by birth? ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि निसिम इस्किल बाय बर्थ जो है बेन इज़राइलिट थे, तो ये है निसिम इस्किल के बारे में बात की जा रही है, द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। Who edited the literary magazine Quest from August 1955 to July 1957? ये जो Quest है ये किसने एडिट करा था? It was edited by निसिम इस्किल। Who is acclaimed as the first Indian to write in English? देखिए इंडियन इंग्लिश राइटर, इंडियन इंग्लिश राइटिंग तो बहुत बाद में शुरू हुई है, तो who is acclaimed as the first Indian to write in English? That was राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश में इंडियन राइटिंग को स्टार्ट किया था। Who is best known as the first Indian writer of a novel in English? नॉवेल्स जो लिखने शुरू करे थे इंग्लिश में, वो लिखने शुरू करे थे बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने नॉवल लिखने शुरू करे थे। Who won the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द मॉर्निंग फेस? मॉर्निंग फेस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है मुल्कराज आनंद को। Which of the following is मुल्कराज आनंद फर्स्ट नॉवल? मुल्कराज आनंद की फर्स्ट नॉवल है अनटचेबल, जो काफ़ी रिवीजन और उसके बाद आई थी। महात्मा गांधी को भी उन्होंने दिखाई थी, बहुत सारे चेंजेस उसमें करे थे। बाखा की कहानी है, अनटचेबिलिटी पर है, तो ये नॉवल उनकी फर्स्ट नॉवल है। ऐसा नहीं है इससे पहले मुल्कराज आनंद ने कुछ लिखा नहीं, लेकिन ये नॉवल जो है उनकी फर्स्ट नॉवल थी। गंगू इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर अपीयर इन मुल्कराज आनंद। गंगू जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है वो मुल्कराज आनंद के टू लीव्स एंड अ बड, जो टी प्लांटेशन की जगह पर कहानी है, उसका कैरेक्टर है। मुल्कराज आनंद फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी व्हेन कंप्लीटेड इज़ टू बी कॉल्ड। मुल्कराज आनंद की ऑटोबायोग्राफी जब कंप्लीट हो जाती तो उसका नाम होना था द 7 एजेस ऑफ मैन, जो कि एज यू लाइक इट में से आप देख सकते हैं कि उसमें भी 7 एजेस ऑफ मैन जो हैं वो बताई गई हैं। मुल्कराज आनंद की फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी जब कंप्लीट हो जाती तो उसका नाम होना था द 7 एजेस ऑफ मैन। हु बिगेन टू कॉल इंडियन इंग्लिश स्पीच पिजन इंग्लिश? ये पिजन इंग्लिश होती क्या है ये पहले बात करते हैं। पिजन इंग्लिश का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 or more languages in order to communicate with those who are not well versed in it. ठीक है, पिजन इंग्लिश उसे कहा जाता है मिक्सचर, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, जिनको नहीं बोलनी आती है उनके लिए। तो इंडियन इंग्लिश को पिजन इंग्लिश किसने बोलना शुरू करा था? ये बोलना शुरू करा था ब्रिटिश क्रिटिक्स ने। Who was the winner of the first साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द नॉवल? भाई साहित्य अकेडमी अवार्ड सबसे पहली बार जो मिला था नॉवल के लिए वो मिला था रीजनल नॉवलिस्ट R.K. नारायण को। A Suitable Boy published in 1993 is written by, Suitable Boy लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा।
डेली इज़ अ वास्ट नॉवल कंसीव्ड ऑलमोस्ट ऑन एन एपिकल स्केल रिटन बाय। डेली एक बहुत बड़ी नॉवल है, किसके द्वारा लिखी गई है? ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर के द्वारा, यानी कि खुशवंत सिंह के द्वारा। ऑल अबाउट एच हैटर, ये है ऑल अबाउट एच हैटर, ये कॉमिक एपिक इन प्रोज है। जैसे ऑल अबाउट एच हैटर इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, ये इंडियन इंग्लिश राइटर के द्वारा है, दैट इज जी.वी. देसानी। जी.वी. देसानी के द्वारा ये लिखा गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। आई होप कि इतने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम जो है आ रहा है, तो कुछ 40, 50, 60 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाती रहूँगी। और इसमें इंडियन 12 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चंस हैं वो इंडियन के हैं, बाकी मिले जुले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।